इंडिगो इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। पहले ये समझो कि जीनोमिक चिप का मतलब क्या होता है। जीनोमिक चिप में आपके बेसिकली डीएनए के कुछ ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स बनी हुई हैं। हर ट्यूब के अंदर थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ केमिकल है। अब सपोज आपने अपना इसमें ब्लड सैंपल इन सब में डाला, राइट। तो आपके उस डीएनए में, आपके ब्लड में डीएनए होगा, उस डीएनए से यहाँ पे हर आपका डीएनए हर केमिकल के साथ थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेगा। एंड उसके कलर चेंज से साइंटिस्ट ये बता सकते हैं इमीडिएटली कि आपकी बेसिकली आपकी बॉडी के बारे में कुछ ट्रेट्स पता चल सकते हैं। सपोज आपने कुछ ऐसा टेस्ट बनाया हुआ है, ये टेस्ट कुछ ऐसे क्रिएट किया हुआ है जिससे पता चल जाएगा कि इस बंदे की आंखें अगर ब्लू हैं तो यहाँ पे इन सेल्स का कलर चेंज हो जाएगा। अगर इस बंदे के बाल ब्लैक हैं तो इन सेल्स का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तरह का डीएनए टेस्ट होता है कि आपने एक ही बार में बहुत सारे डीएनए टेस्ट कर लिए किसी बंदे के, राइट, जिससे आपने उसकी फिजिकल ट्रेड्स का पता किया। अब कैटल जीनोमिक चिप का मतलब क्या हुआ। सपोज आपने किसी गाय का कुछ ब्लड सैंपल वगैरह को जिस पे डाला, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो प्योर ब्रीड की है या मिक्स्ड ब्रीड की है। तो बेसिकली आपको गाय का हल्का सा कुछ सैंपल टपकाने से इसके ऊपर उस गाय की थोड़ी हिस्ट्री, उसकी ब्रीड वगैरह पता चल जाएंगी, राइट। ये इसका पर्पस है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक ने बनाया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। दूध में एक तो होता है फैट कंटेंट, फैट्स कितने ज़्यादा हैं। दूसरा होता है एस एन एफ मतलब सॉलिड नॉन फैट। मिल्क के अंदर कुछ सॉलिड चीज़ें हैं लेकिन वो फैट नहीं है। क्या वो फ़ायदेमंद होती हैं? बिल्कुल। जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, लैक्टोज। तो ये विटामिन मिनरल काम की चीज़ें हैं, है ना। तो मिल्क में एस एन एफ कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है, कुछ नाम ध्यान कर लो, जैसे गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल, कंकरेज। ये सब क्या हैं? ये सब इंडिजिनस काउस के ब्रीड्स हैं। कुछ कुछ इनिशिएटिव्स बायोटेक किसान 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि साइंस लैब्स को, साइंटिस्टों को फार्मर से कनेक्ट करवाया जाए ताकि फार्मिंग की दिक्कतों को साइंटिफिकली सॉल्व किया जा सके। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, 60 करोड़ लाइवस्टॉक को वैक्सीनेट किया जाएगा अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज़। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रा डेवलपमेंट, डेयरी को किस तरह का इंफ्रा चाहिए? मेनली मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें कुछ गोकुल ग्राम बनाए जाते हैं। गोकुल ग्राम मतलब कुछ जगह होती हैं जहाँ पे इंडिजिनस काऊ की ब्रीडिंग वगैरह करवाई जाती है ताकि इंडिया में डेयरी डेवलपमेंट हो। पशु संजीवनी, कैटल को हेल्थ कार्ड दिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर कैटल कितनी हेल्दी है। ई पशु हाट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक पोर्टल है जिसमें फार्मर्स और ब्रीडर्स को कनेक्ट करवाया जाता है। 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया आनंद, गुजरात में। 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ और 28 साल के अंदर इंडिया बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। और आज भी सबसे ज़्यादा बोवाइन पॉपुलेशन इंडिया में है। लेकिन 36% मिल्क ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। बाकी सारा मिल्क कहाँ जाता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे जो दूध प्रोसेस होके मदर डेयरी या अमूल के थ्रू आ रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, और जो आपके घर के पास भैंस वाला दूध देने आता है डेट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बायोटेक प्राइड, देखो बायोटेक से रिलेटेड इंडिया में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है उसमें बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, बहुत सारी नॉलेज जनरेट होती है। तो आपको कोई सेंट्रल लाइब्रेरी चाहिए होगी ना, जहाँ पे वो सारा डेटा नॉलेज इकट्ठी हो। अब पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ बन गई हैं जहाँ पे इस तरह का बायोटेक का डेटा इकट्ठा होता है। तो सरकार इस प्रोग्राम के थ्रू, बायोटेक प्राइड प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करेगी कि ऐसी सारी फैसिलिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि एक नेशनल बायोग्रिड बन जाए, ताकि बायोटेक में रिसर्च से रिलेटेड सारा डेटा एक जगह से एक्सेस किया जा सके। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करेगा IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांवा में है, सॉरी फरीदाबाद में है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। दो वायरस न्यूज़ में थे,
मंकी बी वायरस, ये जनरली मंकीज़ में पाया जाता है, बट आज तक 50 केसेस ह्यूमंस में भी पाए गए हैं। रिसेंटली चाइना में एक बंदे को पाया गया एंड उसकी डेथ हो गई थी। 1932 में इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था मंकी बी वायरस को। एंड ऑब्वियसली इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जब ज़्यादा लोगों को इफेक्ट ही नहीं करता तो फिर वैक्सीन क्यों बनाई जाए इसकी। मारबर्ग वायरस इबोला वायरस की ही तरह होता है ये, बट इसमें फेटिलिटी रेट 88% होता है। 1967 में जर्मनी और सर्बिया में इसके 2 आउटब्रेक्स देखे गए थे। जनरली ये बैट्स से, चमगादड़ों से इंसानों में होता है एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसका होता है, ऐसा साफ साफ WHO के वेबसाइट पे दिया हुआ है। मेटावर्स क्या चीज़ है? मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स है जो कि फ्यूचर में शायद इंसान उसमें रहेंगे, उसमें रियल ज़िंदगी और वर्चुअल वर्ल्ड को आपस में नेट करके एक बहुत ही अजीब सी दुनिया बनाई जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस्ड वर्जन समझ लो सेकंड लाइफ का। अगर आपको पता है सेकंड लाइफ क्या चीज़ है तो उसी का काफ़ी एडवांस वर्जन समझ सकते हो। तो इसमें 2 तरह की टेक्निक्स यूज़ होंगी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ऊपर 2019 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 में यूपीएससी ने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को आपस में मिक्स कर दिया था। जैसे आपने कोई कंप्यूटर गेम खेला, चाहे लैपटॉप पे खेला या मोबाइल में खेला, तो जो भी चीज़ हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो मोबाइल के अंदर हो रही है ना, उसका रियल वर्ल्ड से तो कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज़ टोटली इन द वर्चुअल वर्ल्ड। सो दैट इज़ वर्चुअल रियलिटी। हर चीज़ यहाँ पे फेक है। ये गाड़ी, बिल्डिंग, इसमें पोकेमॉन्स, ये गार्डन, सब कुछ फेक है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज़ वर्चुअल। दिस इज़ वर्चुअल रियलिटी। दूसरी होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। यहाँ पे आप असली दुनिया में कुछ चीज़ें ऑगमेंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी को पार्क कर रहे हो, तो रिवर्स कैमरे में जो लाइंस आती है ना कई बार, गाइड लाइंस, तो डेट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। या गूगल ग्लासेस हैं, आपको दुनिया तो दिखाई दे रही है आपके सामने क्या है, बट आपको साथ में कुछ और भी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। 2-3 साल पहले पोकेमॉन गो काफ़ी गेम फेमस हुआ था 2017 में। तो उसमें क्या था, मोबाइल को अपने ऐसे, बंदे ने मोबाइल पकड़ा ना, मोबाइल को ऐसे पकड़ो, ऐसे यहाँ पे देखो कुछ भी, सड़क पे कोई है क्या? सड़क पे कोई नहीं है, लेकिन मोबाइल के थ्रू देखोगे तो मोबाइल में आपको दिखेगा यहाँ पे पोकेमॉन खड़ा हुआ है। तो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को आपने आपस में मिला दिया। दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, इस मेटावर्स को मल्टीवर्स से कंफ्यूज मत करना। मल्टीवर्स एक फिजिक्स का कंसेप्ट है। वो ये कहता है, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स एक ही है, बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया। कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि साथ में बहुत सारे यूनिवर्स हैं, देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस। तो वो कंसेप्ट है मल्टीवर्स। हम बात कर रहे हैं मेटावर्स की। नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो बेसिकली कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा। आपने कंप्यूटर में एक फ़ोटो डाल दी, इस सिस्टम में आपने फ़ोटो डाली इस बंदे की। अब उसके बाद उस कंप्यूटर में आपने बहुत सारी सीसीटीवी कैमराज की लाइव वीडियो डाल रहे हो या बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हो, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये जो आपने फ़ोटो फीड करी है कंप्यूटर में, ये बंदा इस समय आपको कहाँ पे दिख रहा है, कौन सी वीडियो में दिख रहा है। तो इस तरह से सरकार चोरों को पकड़ सकती है, सर्वेलेंस कर सकती है, कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है या कोई मिसिंग पर्सन है उसकी पहचान कर सकती है। तो एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। एनसीआरबी ने रिसेंटली इसके लिए टेंडर्स वगैरह निकाले थे और कहा था हम इसको बेसिकली सिस्टम को खरीदेंगे। तो एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ईयर और मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए। 1986 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसके काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं। 2 सबसे फेमस इनिशिएटिव्स हैं, CCTNS और ICJS। CCTNS है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। बेसिकली इसका जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस को कनेक्ट किया जा रहा है सारे पुलिस स्टेशन और बहुत सारी चीज़ों के साथ, ताकि जब भी कोई मान लो FIR लॉन्च होती है, रजिस्टर होती है, या और भी बहुत सारा डेटा जनरेट होता है पुलिस स्टेशन में, वो सारा रियल टाइम में किसी डेटाबेस में एक जगह आता रहे। 2009 के मुंबई अटैक्स में, मतलब 2008 के अटैक्स के बाद 2009 में हमने इसको लॉन्च किया था। 2019 में हमने लॉन्च किया इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो फिर हम इससे एक स्टेप आगे गए। हमने कहा कि सिर्फ पुलिस स्टेशन को ही क्यों डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, कोर्ट्स का भी डेटाबेस होता है, प्रिजन्स का भी डेटाबेस होता है, सभी को आपस में इंटरलिंक कर दो ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन। तो ऐसे ही कुछ बायोमेट्रिक्स होती हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फेस, फिंगरप्रिंट, आपके हाथ की बनावट, आइरिस स्कैन जैसे आधार में होता है, डीएनए भी एक तरीके का बायोमेट्रिक है।
बिहेवियरल, आपका टाइपिंग पैटर्न कैसा है, सिग्नेचर, आवाज़ कैसी है, बोलने का स्टाइल कैसा है। तो एवरीथिंग इज़ योर बायोमेट्रिक, हर चीज़ से आपकी पहचान करी जा सकती है। ड्रोन्स के ऊपर 2-3 सिंपल से सवाल आ सकते हैं बस, कि इंद्रजाल क्या है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक वेब पोर्टल है जिस पे आपको अपने ड्रोन को रजिस्टर करना है, एंड जब भी अपने ड्रोन को उड़ाओगे तो आपको परमिशन चाहिए होगी। अगर परमिशन नहीं लोगे हर बार उड़ाने से पहले तो फिर वो गैरकानूनी है, और इस पॉलिसी को कहते हैं नो परमिशन नो टेक ऑफ। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ड्रोन से रिलेटेड गाइडलाइंस कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज़ करी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नहीं करी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने करी है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, लेकिन अगर ड्रोन का वज़न 250 ग्राम से कम है तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्रोन का वजन 500 किलो से ज़्यादा है तो उसके बाद ड्रोन वाले रूल्स नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है। जोन्स को देश में हर जगह को 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, कि भी कहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन तो बहुत सारी होंगी, कॉमन सेंस यूज़ करके मार्क कर देना। ड्रोन्स को कंट्रोल करने के, इनसे बचने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे एक होता है स्काई फेंस या फिर जियो फेंस। इसमें क्या होगा, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करोगे कि इस बिल्डिंग के आसपास ड्रोन ना आ पाए। आपने कुछ सिग्नल जैमर्स वगैरह लगा दिए हैं बिल्डिंग में ताकि आसपास कोई ड्रोन आ ही ना पाए। दूसरा गन, ठीक है, मिलिट्री वाले या पुलिस वाले के साथ गन लेके जाएंगे, ड्रोन की तरफ इसको टारगेट करेंगे, इसमें से कुछ वेव्स निकलेंगी, तो वो वेव्स क्या करेंगी, इस ड्रोन का कनेक्शन तोड़ देंगी उसके हैंडलर के साथ, तो फिर ड्रोन काम नहीं कर पाएगा। तीसरा तरीका है लेज़र का, लेज़र लाइट से एकदम से मार के उसको उड़ा दो। ठीक। चौथा है नेट, ऐसे एक जाल फेंक दो, एक गन में से जाल निकलेगा और उसको पकड़ लेगा। तीसरा तरीका, बड़ा ड्रोन भेज दो नेट के साथ, वो बड़ा ड्रोन आएगा अपने साथ नेट को उड़ाते हुए ले जाएगा और उसको पकड़ लेगा नेट में। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कुछ नाम दिए होंगे, आपको बताना है वो नाम किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे हीरॉन और स्काई स्ट्राइकर, ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो इसराइल ने बनाए हैं और इंडिया यूज़ कर रहा है। सी गार्डियन, रीपर, प्रीडेटर, प्रीडेटर बहुत फेमस रहा है। ये सब यूएसए के कुछ ड्रोन्स हैं, मिलिट्री स्ट्राइक करने में यूएसए ने इनका यूज़ किया है। डीआरडीओ ने भी कुछ ड्रोन्स बनाए हैं, उनका नाम है रुस्तम, घातक, भारत, लक्ष्य, निशांत। साइबर सिक्योरिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पेज नंबर 54 पे। बाकी कम्युनिकेशन अगर सर्विलेंस सरकार को करनी है तो कौन से कानून के अंडर करी जाती है। 2 कानून हैं मेनली। अगर आपको मोबाइल फ़ोन्स पे कॉल्स वगैरह सर्विलेंस करनी है तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 का यूज़ होता है। इसके सिवा किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करनी है उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का यूज़ होता है। पेगासस क्या है, ये एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर हमने पेज नंबर 54 पर समझ लिया था, जिसको इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, उसने बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, इससे हर तरह के डिवाइस पे आप सर्विलेंस कर सकते हो। इनफैक्ट आईफोन पे भी सर्विलेंस कर सकते हो जो कितने सिक्योर होते हैं। इसलिए एनएसओ ग्रुप इसको सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही बेचता है। जियो स्पेशल हम पहले ही पढ़ा चुके हैं भाई। जैसे मैप है, अब सिर्फ मैप को देखना तो यूज़फुल नहीं होता ना, लेकिन अगर मैप के ऊपर आपने डिजिटल डेटा क्रिएट किया है, जैसे रोड्स, कहाँ कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, तो वो सारा हो गया जियो स्पेशल डेटा। तो जियो स्पेशल डेटा के लिए जैसे गूगल अर्थ होता है बेसिकली आपका, गूगल अर्थ खोल के आप वो खोलते हो ना गूगल मैप्स में ट्रैफिक, कि कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, वो सारा जियो स्पेशल डेटा है। गूगल अर्थ की तरह से ही इसरो ने 2009 में लॉन्च किया था भुवन पोर्टल, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। ये लेकिन इंडिया स्पेसिफिक है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारा जियो स्पेशल डेटा है जो हमारे काम का है, बिकॉज इट इज़ इंडिया स्पेसिफिक। ठीक है। तो अभी सरकार ने 2-3 पोर्टल्स और लॉन्च करे हैं, जैसे सारथी और मनी चित्रन, ये कुछ पोर्टल्स के नाम है जो सरकार ने भी लॉन्च करे हैं। जैसे एसओआई ने लॉन्च करे हैं पहले वाले 2, एसओआई है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा लॉन्च किया है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था। सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पुराना है इन सब में, ठीक है, 1767 में बन गया था, देहरादून में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मॉस्क्यू रेक्स
पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसको परमिशन मिल गई है WHO से, ठीक है। तो मॉस्किटोक्स बेसिकली ट्रेड नेम है RTS का, जो हमने ऑलरेडी पेज नंबर 42 पे पढ़ा था। सैट नैव, सैटेलाइट नेविगेशन। सैटेलाइट नेविगेशन के लिए एक पॉलिसी बनाई है इसरो ने। इससे रिलेटेड सारे टर्म्स जैसे कि SBAS, गगन, ये सारी चीज़ें हम पेज नंबर 30 और 31 पे पढ़ चुके हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम UN ने लॉन्च किया था 2006 में। इसका मेन पर्पस है कि सारी गवर्नमेंट्स और कंपनीज वगैरह मिलकर डिस्कस करें कि इंटरनेट को एग्जैक्टली कैसे गवर्न करना चाहिए। इंडिया ने इसको 2 साल बाद ही 2008 में ही होस्ट किया था हैदराबाद के अंदर। अब PIB की न्यूज़ कहती है कि इंडिया पहली बार इसको होस्ट करने वाला है। तो क्या ये न्यूज़ गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे UN का इनिशिएटिव है ना ये, वैसे ही अब इंडिया में भी एक इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नाम से। तो वो लॉन्च हो रहा है, उसका पहले सेशन होने वाला है, ठीक है। UPSC पूछ लेगा कि भी ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक और स्पेसएक्स क्या चीज़ें हैं। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि स्पेस रेस में हैं, ठीक है। कि स्पेस का मैक्सिमम काम आगे से ये लोग करें, स्पेस टूरिस्ट लेके जाएं। जैसे भी नासा का मैक्सिमम काम स्पेस का स्पेसएक्स कंपनी करती है, एलन मस्क की, ठीक है। तो कंपनीज के कुछ नाम हैं। दुनिया का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन था? डेनिस टीटो 2001 में वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था रशिया के सोयूज रॉकेट से। जैसे नासा के स्पेस शटल होते थे पहले इस तरह के, अब तो स्पेस एक्स अपना भेजता है, पहले नासा के इस तरह से होते थे स्पेस शटल, तो वैसे ही रशिया के होते थे सोयूज रॉकेट। अभी तक कितने इंडियन स्पेस में जा चुके हैं? एक इंडियन गया है सिर्फ, राकेश शर्मा। लेकिन विमेन एक भी नहीं गई। इंडियन ओरिजिन विमेन जा चुकी हैं, जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सिरीशा बंदला। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स तो नासा की तरफ से गई थी। सिरीशा बंदला भी रिसेंटली ये जो प्राइवेट इनिशिएटिव्स हैं इनमें गई थी। यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट। तो UPSC कहेगा भी ये तो क्वांटम सैटेलाइट है, क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। गलत। इसका सिर्फ नाम क्वांटम है, ये क्वांटम सैटेलाइट नहीं है। पेज नंबर 13 पे जो हमने मिशियस पढ़ी थी, मिशियस है कि क्वांटम सैटेलाइट, ये नहीं है। ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है ये। खास बात क्या है? इट इज़ रीप्रोग्रामेबल। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये वर्ल्ड है और ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अटकी हुई है, बिल्कुल आसमान में टिकी हुई है। नॉर्मली ऐसा होता है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद भी अगर इसको ऑपरेटर चाहें तो उसको बोल सकते हैं कि बेटा कुछ दिनों के लिए ना तुम इंडिया को छोड़ के अफ्रीका के ऊपर जाकर टंग जाओ। तो ये कुछ दिनों के लिए अफ्रीका के ऊपर जाएगी, वहीं पर टिक जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया पर टिक जाएगी, ठीक है। कल को कोई इसके सिग्नल्स को जैम करने की कोशिश करे तो ये अपनी बैंडविड्थ भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं इट इज़ रीप्रोग्रामेबल। इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च करी GSAT-1 या फिर EOS-3, एक ही नाम है, एक ही सैटेलाइट के दो नाम है। GSLV से लॉन्च करी थी लेकिन वो फेल हो गई थी क्रायोजेनिक स्टेज में गड़बड़ की वजह से। क्रायोजेनिक स्टेज हम पहले ही पेज नंबर 57 पे पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है। रशिया भी इसका पार्ट है। तो रशिया ने बेसिकली इसके लिए एक लैब मॉड्यूल बनाया है, आज तक का सबसे बड़ा लैब मॉड्यूल रशिया ने बनाया, एंड उसका नाम है नौका। होता क्या है ना, जो ISS से बहुत बड़ा है तो उसे कुछ कुछ मॉड्यूल्स को साइंटिस्ट निकालते रहते हैं और नया लगाते रहते हैं ताकि वो काम करता रहे। बहुत पुराना हो गया ना, तो पार्ट्स चेंज करते रहते हैं बेसिकली उसके। गैनेमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, जुपिटर का मून है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनेमेड। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ डेटा वगैरह उसको ऑब्जर्व करके बताया रिसेंटली किस पे बहुत सारा पानी है। जुपिटर को ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था गैलीलियो, और दूसरा जूनो है जो कि अभी ऑर्बिट कर रहा है। आइंस्टाइन रिंग क्या होते हैं? जब स्पेस की फ़ोटो देखते हो तो आपको जनरली ऐसे दिखते हैं कि भी गैलेक्सी या स्टार्स इस तरह से दिखने चाहिए, है ना, डॉट डॉट की तरह से। लेकिन कभी कभी बीच में से बबल दिखते हैं, जैसे बबल है। ये बबल कहाँ से आ गया स्पेस में? इसको कहते हैं लेंस, लेंस की तरह दिखता है कि लेंस लेके या बबल आ गया स्पेस में। दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टाइन रिंग और क्लॉसन रिंग। ग्रेविटेशन लेंसिंग की वजह से होता है क्योंकि लाइट को ग्रेविटी बेंड कर देती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि ये पीछे एक गैलेक्सी है या स्टार है कोई, एंड उससे लाइट आ रही थी बट वो टिल्ट हो गई, बेंड हो गई ग्रेविटी की वजह से। तो क्या होगा, उसकी फ़ोटो हमें ऐसी दिखेगी बड़ी सी। तो ये वही फ़ोटो है, ठीक है। तो अब आपका साइंस का कोर्स ख़त्म हो गया है। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।